आजादी की बात न करें। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है ब्रितानी हुकूमत से हॉस्पिटले एसे গেছে আমার রিপোর্ট নিতে। রিপোর্টটা দিয়ে ডক্টরের সাথে কথা বলে জানবো যে ভর্তি কবে হতে হবে। ফার্স্ট বিল্ডিং থেকে রিপোর্ট নিলাম, এখন সেকেন্ড বিল্ডিংয়ে আসছি। ডক্টরের ওখানে যাব। রুমে যাওয়ার আগে আর কি ভিডিওটা আমাকে অফ করতে হবে। সব চলা বসি কোকটা নিয়ে নেব। আমরা গঙ্গায় এসেছি, তার আগে আমরা সকাল থেকে জার্নি করতেছি, ওইভাবে খাই নাই। সো এখানে খাবার অর্ডার দিলাম। এই রেস্টুরেন্টটা বসতে লাগি, দেন গঙ্গা দেখতে লাগি। হ্যাঁ, মাশরুম পিজা, মাশরুম গরম অনেক। आइए आइए बोलो मैं बहुत तुम आइए खाली हमारे जाओ अभी और थोड़ी देर रुक जाओ। बीच में हवा चल रहा है। নৌকাটায় উঠতে চেয়েছিলাম, মানে ঘুরাইতে 400 টাকা নেবে, তাই ঘুরবো না। पॉकेट में नहीं दिया सीजी है, पॉकेट में नहीं पता ना हिंदी दिखाइए मेरे को नहीं अरे यार चलो चलो जे
থেকে চলে আসে প্রিন্স অফ ঘাটে চলে আসলাম। এখন এখান থেকে যাবো ভিক্টোরিয়া পার্কে। ভিক্টোরিয়া পার্ক কত? 150 ম্যাডাম। फाइनली ভিক্টোরিয়া ঢুকতেছে, বাহার থেকেই দেখতে দিবে, अंदर नहीं जाते দিবে। मतलब বাইরে থেকে দেখতে দেবে, ভিতর থেকে যেতে দেবে না। एक नंबर കിടക്കുവാണോ? ഓ सुभाष बोल रहा हूं। आज हम और हमारी मातृभूमि विश्व इतिहास के दोराहे पर आ खड़ी हुई। मैं आजादी की चाह रखने वाले समस्त भारतवासियों से आह्वान करता हूं कि आप ब्रितानी गुलामी के खिलाफ तब तक युद्ध जारी रखिए जब तक मातृभूमि मुक्ति न प्राप्त कर ले। जय हिंद। 1939 का साल विश्व इतिहास में ऐसे जंग की शुरुआत का साल था जिसने विनाश की नई परिभाषा कर दी थी। पराधीन भारतवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। वायसराय ने फरमान निकलवा दिया कि जब तक लड़ाई चल रही है भारत अपनी आजादी की बात न करे। इस फरमान के विरोध में भारत के अलग अलग सूबों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सुभाष बाबू कांग्रेस छोड़ अपने संगठन को मजबूत करने में लगे थे। उनकी राय बिल्कुल अलग थी। आजादी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर निर्णय लेने ही होंगे। अहिंसा का विचार पावन और कारगर विचार है, लेकिन जब इससे बात नहीं बनती तब दूसरे रास्ते भी ढूंढने पड़ते हैं। भारत के लिए यह सुनहरा अवसर है। ब्रितानी हुकूमत से अब हमें कोई समझौता मंजूर नहीं। ऑल पावर टू इंडियन पीपल। सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर
ही सुभाष का लक्ष्य था। वो जेल में बैठे देश से बाहर जाकर संघर्ष को गति देने के बारे में सोचने लगे। अब समय आ गया है जब राष्ट्र की लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर लड़नी पड़ेगी। मुझे इस काल कोठरी से निकलना ही होगा। मैं आमरण अनशन करूंगा। कारागार से निकलने में अहिंसा के इस हथियार ने खूब काम किया। वे रिहा हो गए, लेकिन उन पर निगरानी बदस्तूर जारी रही। यूरोप की धरती पर बंदी बनाए गए लोगों की शरण में रखी, किसी तरह उन्हें लामबंद किया जा सके तो एक बड़ी शक्ति के साथ इस ब्रितानी हुकूमत पर धावा बोला जा सकता है। 17 जनवरी 1941 की रात अपने भतीजे शिशिर की मदद से बंद गले की शेरवानी, खुला पजामा और सिर पर रुएदार अस्तरखानी टोपी पहनकर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन बन वो हिंदुस्तान से निकल गए। अकबर शाह नाम के एक शख्स की मदद से वो काबुल पहुंचे। आगे का सफर उन्हें खुद ही तय करना था। सुभाष भेष बदलते, जुगत भिड़ाते, बचते बचाते बर्लिन में पहुंचे। जिस माटी में सुभाष पैदा हुए थे उसी माटी की मिट्टी के लिए उन्हें उससे नहीं मिल पाया। 23 जनवरी 1897 जिस वर्ष महारानी विक्टोरिया के राज का स्वर्ण समारोह मनाया जा रहा था, बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में सुभाष का जन्म हुआ। किसे पता था कि आगे चलकर यही सुभाष इसी विक्टोरिया हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की कमान संभालेगा। बचपन द्वंद से भरा था। मन में सवाल उठते और मिटते जाते। 15 साल की आयु में विवेकानंद के विचारों से उनका परिचय हुआ, जिसका उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभूमि आराध्य है, प्रत्येक भारतीय सहोदर है और भारत की मुक्ति जनशक्ति पर है। मैट्रिक की परीक्षा पास कर सुभाष प्रेसिडेंसी कॉलेज आ गए। विचारों से भरा खुला वातावरण, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष के विचार उन्हें प्रभावित करने लगे। मन में बेचैनी थी, कई सारे सवाल, उत्तर मिल नहीं रहा था। एक दिन गुरु की खोज में निकल पड़ी। तीर्थ स्थलों, आश्रमों, साधु सन्यासियों के बीच भटकते रहे। विचलित मन शांत हुआ, तब घर लौटा। गुरु तो नहीं मिला था, लेकिन संशय के बादल खुद छट गए थे। मन में मातृभूमि और उसकी मुक्ति की बातें घूमने लगी थी कि कभी पिता ने फरमान सुनाया कि सुभाष, तुम कैम्ब्रिज जाओ और ICS की परीक्षा दो। सुभाष दुविधा में जरूर पड़े, लेकिन पिता के आदेश को ना नहीं कह सके और समुद्री जहाज से इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। दूर जाते जहाज से सुभाष अपनी मातृभूमि कैम्ब्रिज का सत्र आरंभ हो गया था, फिर भी उन्हें दाखिला मिल गया। सुभाष जी जान से जुट गए और ICS की परीक्षा पास कर ली। मन को फिर वन में आ गया। मन की बात सुनो या पिता के आदेश पर चलो। मातृभूमि मुझे बुलाती है, मुझे जाना ही होगा। लोग पागल समझेंगे तो समझे, मातृभूमि की मुक्ति के लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। सिविल सेवा से त्याग पत्र देकर वे लौटे और गांधी जी से मिलने के बाद देशबंधु चित्तरंजन दास से मिलने पहुंच गए। चित्तरंजन दास से पहली मुलाकात के बाद उन्हें लगा मानो गुरु मिल गए। सुभाष चित्तरंजन दास के सिपाही बन स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही एक घटना घटी। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरे का विरोध किया जा रहा था। सुभाष पूरे उत्साह से लगे थे। गिरफ्तारियां हो रही थी कि
देशबंधु जी के पास पहुंचे। उन्हें पीड़ा इस बात की नहीं थी कि वासंती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि दुख इस बात का था कि उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उनकी यह इच्छा जल्द ही पूरी हो गई। सुभाष को देशबंधु जी के साथ अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर तो जब तक हिंदुस्तान में रहे, जेल जाने का सिलसिला लगा रहा। नई दिशा देने वाले हमेशा धारा के विपरीत वेगमयी लहरों से टक्कर लेते, नवीन पथ का निर्माण करते हैं, नई पहचान देते हैं। बोली भाषा को बदल दें तो संस्कृति बदल जाती है, नाम और वस्त्र से पहचान। बरतानवी हुकूमत ने भारतीय पहचान को धूमिल कर दिया था। सुभाष ने निगम कर्मचारियों को खादी वस्त्र पहनाकर निगम की गलियों के नाम भारतीय विभूतियों के नाम पर रख धूमिल पड़ती पहचान को फिर से जिंदा कर दिया था। सुभाष अपने लोगों के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इसीलिए सुभाष हुक्मरानों की आंखों में चुभने लगे और क्रांतिकारी षड्यंत्र का झूठा आरोप लगा उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय जैसे संग्रामियों को रखा गया था। मांडले मेरे लिए जेल नहीं, तीर्थ है। मैं तीर्थ पर निकला हूं। मांडले जेल नहीं, यातना गृह था। लकड़ी का बना लकड़कोट था। मौसम की मार पड़ने में बारिश का पानी अंदर जैसा। कहां खड़े हो, कहां बैठे। गिरता स्वास्थ्य और निमोनिया की मार झेल 3 साल की सजा के बाद वे एक मजबूत नेता के रूप में बाहर निकले। सुभाष युवाओं के चहेते बन गए थे। उनकी उपस्थिति युवाओं में जोश भर देती थी। गांधी जी जब एकांत में चिंतन कर रहे थे, तब सुभाष ने स्वतंत्रता संग्राम की गति को बनाए रखने में आगे बढ़कर योगदान दिया। मिल मजदूरों को संगठित किया, साइमन कमीशन का विरोध किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सुभाष युवाओं और श्रमिकों के चहेते बन गए। उनकी उपस्थिति सभाओं में जोश भर देती थी। अपने पिता के साथ चले संग्राम में तो सुभाष जीत गए, लेकिन स्वाधीनता संग्राम की भूमि पर राष्ट्रपिता खड़े थे। व्यास नदी का किनारा था और ऊपर स्वतंत्रता संग्राम का झंडा फहरा रहा था। गांधी जी ने संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा। सुभाष खड़े हुए और बोले, आप संपूर्ण बहिष्कार के लिए तैयार नहीं। काउंसिलों के बहिष्कार से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरा सिद्धांत है सब कुछ या कुछ नहीं। जब तक दलित, श्रमिक, वंचित संगठित नहीं होंगे, सविनय अवज्ञा कारगर नहीं होगा। गांधी जी के सविनय अवज्ञा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन मतभेद की लकीर खिंच गई थी। सुभाष एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 1 साल बाद जब छूट कर आए तो फिर जेल में डाल दिए गए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जब तबीयत खराब होने लगी तो रिहा करने के बजाय वियना भेज दिया गया। अजीब सिलसिला था। सुभाष की आजादी हुकूमत के लिए खतरा बन सकती थी। 1938 में जब इंग्लैंड में थे, तभी पता चला कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। नए इरादों और भविष्य के सपनों के साथ हरिपुरा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे और पूरे जोश से घोषणा कर दी, साथियों, धरती पर अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो भारत को पराधीन कर सके, और आने वाले वक्त में हम इसे सत्य करके दिखाएंगे। सुभाष नई सोच और जवां इरादों वाले नेता थे। वे भविष्य के सपने देख रहे थे। आजाद भारत आर्थिक प्रगति के रास्ते पर कैसे चलेगा? दुनिया के दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के साथ कैसे खड़ा होगा? अपने ही लोगों के बीच सुभाष को शक की नजर से देखा जाने लगा। इसीलिए जब दूसरी बार अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए और जीत गए, तब कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार तक कह डाला। गांधी और सुभाष के नजरिए की खाई और गहरी हो गई।
दूरदृष्टि वाला विचारोत्तेजक युवा अध्यक्ष खो दिया था। सुभाष खिंड थे कि जिस संगठन के साथ आंदोलन में उन्होंने अपने जीवन के 20 वर्ष लगा दिए, वहां इतना विश्वास। तभी गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने मधुर वचनों से उनके संताप को हर लिया। मैं उस पौ को कूदते देख रहा हूं जिसमें तुम्हारी राजनीतिक साधना शुरू हुई थी। आज तुम मध्याह्न के उस निर्मल आलोक में उद्भाषित हो रहे हो जिसमें शंकाओं का प्रवेश निषिद्ध है। मुझे लगता है तुम अपने मातृभूमि के लिए नई रोशनी और उम्मीद के संदेशवाहक बनकर आए हो। आने वाली लड़ाई में उसका साथ शायद मैं न दे पाऊं। मैं केवल आशीर्वाद दे सकता हूं और विदा लेता हूं, आश्वस्त कि देश के बोझ और दुख को तुमने अपना बोझ और दुख बनाया। साथियों, भारत की मुक्ति का समय आ पहुंचा है। भारत उठेगा और गुलामी की उन जंजीरों को काट फेंकेगा जो जमाने से उसे जकड़े पड़ी। भारत की मुक्ति के लिए एशिया और विश्व के अन्य देश भी आगे बढ़ रहे हैं। सिंगापुर जापान के कब्जे में था। नेताजी चलती लड़ाई में महीनों लंबी यात्रा करके समुद्र के रास्ते पनडुब्बी से जापान पहुंचे। पहली मुलाकात में ही जापानी प्रधानमंत्री तोजो ने बिना शर्त मदद का मौका दे दिया। सुभाष के आजाद हिंद फौजी शिखर समान से ऊंचा किए खड़े थे। नेताजी के एक आदेश पर मातृभूमि पर बलि चढ़ने को तैयार। हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी लेनी है। जब भारत आजाद होगा तुम्हें स्थायी सेना बनानी, सुरक्षा की ऐसी मजबूत बुनियाद खड़ी करनी है कि भविष्य में हमें कभी अपनी स्वतंत्रता न खोनी पड़े। मेरे वीरों, तुम्हारा उद्घोष होना चाहिए, दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज अभी अधूरी थी। आधी आबादी की भागीदारी के बिना संग्राम अधूरा था। नेताजी ने रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना कर दी। ये आजाद हिंद फौज की वीरांगनाओं का युद्ध कसरत था। मार्च 1944 आजाद हिंद के सिपाही तैयार खड़े थे। जनरल कियानी ने आदेश दिया और जय हिंद दिल्ली चलो के नारे लगाते जोशीले भारतीय जवानों ने यूनिफॉर्म पर धावा बोल दिया। आजाद हिंद फौजियों ने भारत की सीमा में घुसकर तिरंगा लहरा दिया। वहां कुछ ही दूर उस नदी के पार, उन जंगलों से आगे, उन पहाड़ियों के उधर फैली है हमारे सपनों की धरती। जिस धरती में हम जन्मे थे
उसकी गोद में अब हम लौट रहे हैं। लहू को लहू बुला रहा है। उठो, हथियार संभालो, बढ़ते चलो, चलो दिल्ली चलो। इम्फाल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गया था कि बेमौसम बरसात ने बढ़ते बादलों को रोक दिया। बरसात ऐसी थी मानो आसमान से बादल फटा। लगातार होती बारिश और पहाड़ गिरा, रसद की कमी। ब्रिटिश और अमेरिकी फौज बढ़ती चली आ रही थी। आजाद हिंद फौजियों को मिली आंशिक जीत के बाद भी लौटना पड़ा। आसमान से अमेरिकी बम वर्षा आग उगल रहे थे। आजाद हिंद फौज के 25,000 से ज्यादा फौजी मारे गए और नेताजी को अपनी बची हुई फौज के साथ बैंकॉक लौटना पड़ा। साथियों, बेशक आजादी की लड़ाई का पहला दौर हम हार गए, लेकिन ये सिर्फ पहला दौर है। लड़ाई के अभी और दौर आएंगे। भारत की आजादी का जब निर्णायक इतिहास लिखा जाएगा, आजाद हिंद फौज का उसमें सम्मानित स्थान होगा। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई के बाद हमारी स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय समाप्त हो गया। दुर्भाग्य से राष्ट्र के प्रति उनका सक्रिय योगदान भी यही समाप्त हो गया। लेकिन जनता की यादों में नेताजी अभी भी जिंदा थे। भारतीयों के इस यकीन से अंग्रेज खौफ से भर जाते। 1945 में लाल किले में चले इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल और 1946 के कराची से कलकत्ता तक हुए नौसैनिक विद्रोह का नेताजी का डर अंग्रेजों पर बना रहा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नेताजी और आईएनए का ये संघर्ष सन 1947 को भारत की आजादी को साकार कर पूर्ण हुआ। समस्त भारत आज भी उनके योगदान के लिए कृतज्ञ महसूस करता है।
গুড গুড গুড। অনেক সুন্দর ছিল। किसका? मेरा फोटो। ओके ये আমার সময় তো ভালো কাটলো, তো এখন চলে যাবো আমরা। এর আগে আমি ফেব্রুয়ারি মাসে এসে দুটো নিয়ে গেছি। না ফেব্রুয়ারি মাস তো অনেকদিন হয়ে গেছে। ও ফেব্রুয়ারি আগের বছরের ফেব্রুয়ারি, না এই ফেব্রুয়ারি তো ডক্টর মানে যে সিরিয়াল থাকে তখন আসি। ভালো লাগতেছে নাকি? না আমার এটা ভালো লাগে না কালার, এইটা ভালো লাগতেছে। এই কালারটা খুবই সুন্দর, এইটার এটা দুটো নিতে পারেন। এই দুইটা ভালো লাগতেছে, সুন্দর লাগছে। আচ্ছা তাহলে এই দুটো এই দুটো ক্যাশে হবে তো? এই কালারটা রিটার্ন এক্সচেঞ্জ করলাম ম্যাডাম। আচ্ছা আগের বারে বলা আছে এটা ঠিক কোভিডের পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে বিলিং এর। এটা কাপ কি এইটাই? টাইটান চকার আছে। ঘড়ির কাপ ছিল, এখন সব বক্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। এইগুলোর জন্য এটা, এটার জন্য এটা, সব আলাদা আলাদা। ও মানে ঘড়ির বক্স সব এখন এগুলাই? হ্যাঁ আচ্ছা ওটা যে এরকম ঘড়ির বক্স ছিল এই জন্য। আলিদা একটা সোনাটা ওয়ারেন্টি দিন না একটা। আচ্ছা স্যার টাওয়েলটা দিয়েছি, টাওয়েলের উপরে প্লিজ রাখবেন। হ্যাঁ নিচে রাখবেন। 6495। তার মনে মানাইছে এটা ওই দুটো ছাড়া নেই। ওটা দুটো কালেকশন আছে, আরো আছে। এটা দুটো কালার আছে, এর দুটো কালার। এই শেপে দুটো কালার আছে। এটাই দিয়ে দেন। এটা 40% দেখি ডিসকাউন্ট দিয়ে 2300। অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে আপনার 3980, আফটার ডিসকাউন্ট 40% 2388। এটা একটু খুলো আমার সানগ্লাসটা। হ্যাঁ স্যার এই যে এটার প্রাইস। ও থ্যাংক ইউ, আগে একবার দিছিল। এঙ্গেজ। আচ্ছা এটা নিচ্ছি আমি, এই কোয়ালিটি আর ভালো নাই ভালো মানে এটা নিচ্ছি, ঠিক আর একটু সেম মানে ডিজাইন আলাদা নাই। ওটা তো চেনটা ভালো লাগে, কেটে যাবে না তো ইনসাইড চেন। ওই লালটা দেখো, লাল কালার। এটা কি 6 আছে? এটা ছোট সাইজ। 6 দাও, 6 নিয়ে আসো। ডান পান নিয়ে এসো, বাম পা বেশি ফোলা আমার। এই ওটা নিছি, এইটা ওটা নিছি। হ্যাঁ এটা আর একটা কম, ওইটা নিতে চাইছিলাম, ওই যে বড় ওটা নেই। এগুলো কি বলতো, ওই যে ইয়ার সাথে মানাবে লং ড্রেস।
শ্রীলেদার থেকে কেনা কমপ্লিট অ্যান্ড ব্যাগ পুরো। এবার আমরা ট্যাক্সি নেব অ্যান্ড আমি হোটেলে ফেরত যাবো আর কি। তো আমাদের আজকে মানে ঘোরা হয়ে গেল এখানে চিড়িয়াখানাটা। এই চিড়িয়াখানার ঠিকানাটা কি এখানে? আজিমপুর, আলিপুর চিড়িয়াখানা। আচ্ছা, তো এখান থেকে আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কে যাচ্ছি। কালকে তো রাত্রে গেছিলাম, তো এখন দিনের বেলা যাবো ভিক্টোরিয়ার ভিতরে, দেখবো কি কি আছে। তো সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। শুধু নিচ্ছিস কি গার্ডেন আর মিউজিয়াম? মিউজিয়াম 50 টাকাতে 20 টাকা নেই কিছু। গার্ডেন আর মিউজিয়াম 50 টাকা আছে না। কালকে এরকম ছিল না, আজকে এরকম হয়ে গেল কেন? কি এরকম পাথর ছিল? হ্যাঁ ছিল, আমরা দূর থেকে রোড মনে করছি। তাই তো রাতারাতি দূর থেকে তো রোড মনে হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। তুই ওই দিক থেকে দেখ, ওইদিকে বুঝতে পারিস। হাতটা তো প্লেন ছিল, আমরা ওইটার পর থেকে পাচ্ছি। এখানে আমি আসিনি তো, আমাদের এইদিকে ঢুকতে দেয় না, ওটা পিছন সাইড ছিল। এটা সামনে সামনে আর কোয়েশ্চেন বড় আজীবই ছিল, বলে আমরা হাঁটলাম, ওদের ঢুকতে দিল কখন? আমিও চিন্তা করছি কখন হাঁটলাম, মনে নেই, ভিডিও কিন্তু করলাম না। Yes, yes, yes. এইটা ছবি তুলি আয় এখানে। রাত্রের বেলা ভিডিও পায়ে ব্যথা, আমি স্টাইল করে হাঁটতেও পারতেছি না। হ্যাঁ, ভিডিওর ক্ষেত্রে আমি একটু স্টাইল দিয়ে হাঁটতেছি, নর্মাল হাঁটতেছি এরকম এরকম। আমি তো দৌড় দিতে চাই, এখন ভিতরে ভিতরে ঢুকতে পারলাম না, বাইরে থেকে দেখতেছি। ঠান্ডা পানি सब बुआ नहीं रहता हूँ आपको ताका बाबा वाओ
গান্ধীজির ওই দিন সিঁড়ি থেকে উপর উঠছি, উপর থেকে দেখা যাচ্ছে পুরো। দেখা শেষ আমাদের, আমরা এখন নেমে যাব। Oh, sorry. আরেকটা আমি আর নিকো পার্কে আসছি, বাট আমরা তখন লাইন দিয়েছিলাম সুইমিংয়ের সাইডটা, বাট সুইমিং তো আমরা যাবো না, করবো না। অনেক ছোট। আমরা এখন নিকো পার্কের ভিতরে ঢুকছি, যেহেতু আজকে সারাটা দিন ফ্রি, সো ভাবলাম এদিক ওদিক যাই। অনেকেই সুইমিংয়ে যাচ্ছে, বাট আমরা যাই নেই, বিকজ আমাদের এখন শখ নেই। আগে জানলে সকালবেলা আগে এখানে আসতাম। সো এইবার তো একা আসছি আমি আর সামিয়া, যে কারণে আমি ডক্টর বাদে আসলে কিছু বুঝতে পারতেছি না। সাথে কেউ থাকলে বলতে পারে এখানে যেতে হবে ওখানে যেতে হবে, একটু কনফিউশন হয়েছে। তারপরেও আমি যেখানে যেখানে যাচ্ছি ভিডিও করতেছি।
চলে গেছে উঠার। বাস ওয়াও মনটা সুন্দর। ট্রেনের লাইন লাগছে। জীবনও পারবো। दो बचा है ना तो एक को तो होगा ही यार। तीन हो गया। चार में से तीन हो गया ये। चार इसमें इसको भी। की रे खेलो ना। এই যে এইটার কথা বলছি। দেখেছি কাঠে করে এক একজনের সব কিছুর ভিড় ভিড় ভিড়। এই যে এত লাইন, এইটার জন্য এত লাইন দেওয়া লাগবে।
দেখে ভয় পাচ্ছি, একটা উঠার ইচ্ছা নেই। চল যাই। साइड प्लीज।